हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं केसरी चैप्टर 2 इस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ। ये फिल्म कल ही रिलीज़ हुआ है। तो इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे अक्षय कुमार, सी शंकरन नायर, उनका ही मुख्य भूमिका है। साथ में है अनन्या पांडे, आर माधवन, अमित सियाल, रजना कैसंड्रा और भी कई अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं और ख़ासकर बहुत सारे विदेशी अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, ज़्यादातर ब्रिटिश है, क्योंकि इस फिल्म का टैगलाइन है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियनवाला बाग। तो इस कहानी को लेकर, जालियनवाला बाग की कहानी इस फिल्म में वो है मेन थीम। असल में जालियनवाला बाग को लेकर एक केस लड़ा था सी शंकरन नायर ने। तो अक्षय कुमार वही रोल यहाँ निभा रहे हैं और उन्होंने हिम्मत किया था उस ज़माने में ब्रिटिश क्राउन को सू करने का। ब्रिटिश एम्पायर को तब सू करने की हिम्मत किसी भी इंसान का नहीं था, किसी भी वकील का नहीं था, क्योंकि जितने भी बढ़िया वकील थे वो सब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से लड़ते थे। और इससे पहले सी शंकरन नायर भी ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ही लड़ते थे। उनको ब्रिटिश क्राउन की तरफ से बहुत सम्मान मिला, यहाँ तक कि नाइटहुड का उपाधि भी उनको ब्रिटिश क्राउन से मिला हुआ था। तो ब्रिटिश क्राउन के लिए उन्होंने बहुत केसेस लड़े, बहुत मुश्किल केसेस उन्होंने ब्रिटिश को जिताया था। लेकिन ये वो पहला केस था जिसके बाद से वो पूरी तरह ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा था कि ब्रिटिश क्राउन को सर्व करके वो गलती कर रहे हैं। और वही चीज़ इस फिल्म में भी बहुत बढ़िया तरीके से फरमाया गया था। तो किस तरह जालियनवाला बाग का केस उन्होंने लड़ा था, किस तरह उन्होंने जालियनवाला बाग को लेकर जो भी सच्चाई थी, उस सच्चाई को उन्होंने किस तरह पूरी दुनिया के सामने खोल कर दिखाया था। जिन सच्चाई को ये अंग्रेज़ों ने छुपाने की कोशिश करी, उन्होंने जालियनवाला बाग को लेकर झूठी कहानी फैलाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि जो लोग जालियनवाला बाग के अंदर शहीद हुए थे, जो मासूम लोग, उन मासूम लोगों को किस तरह से टेररिस्ट करार दिया था इस अंग्रेज़ के सरकार ने। तो ये सारी चीज़ इस फिल्म में फरमाई गई और यही है इस फिल्म का प्लॉट। और ये जो पूरा प्लॉट है, पूरी कहानी है, ये एक नॉवेल से अडेप्ट किया हुआ है। तो उस नॉवेल का नाम है द केस दैट शूक द होल नेशन, द केस दैट शूक द होल एम्पायर या होल नेशन, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इस नॉवेल के राइटर्स है रघु पलट और पुष्पा पलट। तो ये उनके नॉवेल का अडेप्टेशन है और ये कहानी हम सब के दिल के करीब है, क्योंकि जालियनवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उससे हम आज तक भुला नहीं पाए। और जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, जब तक हिंदुस्तान इस दुनिया के नक्शे में रहेगा, तब तक ये कहानी हम सब के दिल के बहुत करीब रहेगा। क्योंकि ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सच्चे हिंदुस्तानी है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते ये फिल्म भी मुझे बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि इस फिल्म का जो कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है बॉस। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो ये फिल्म आपको सिनेमा हॉल में अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखकर आपको जो मज़ा आने वाला है वो और कहीं भी नहीं आएगा, वो कहीं और नहीं आने वाला। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस फिल्म को अवश्य सिनेमा हॉल में जाके देखिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंटरटेनमेंट भरपूर है इस फिल्म में, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जालियनवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे उनकी कहानी जब इस फिल्म में दोहराई जाएगी तब आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आप ज़रूर रोएंगे। और ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप सीटी मारने पर मजबूर हो जाएंगे। एक भरा सिनेमा हॉल में बाकी हिंदुस्तानियों के साथ जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स में आप सीटी बजाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया डायलॉग बाजी है। जैसे कि हमने ट्रेलर में भी सुना था, बहुत बढ़िया बढ़िया सब डायलॉग्स था। तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो और भी बढ़िया डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेगा। तो उन डायलॉग्स पर तालियां बजाने का, सीटी मारने का मन आपका बार बार करता रहेगा। एंटरटेनमेंट की सच में कोई कमी नहीं है, पैट्रियटिज्म एकदम भरा हुआ है बॉस। और अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस
कोई बात नहीं, अक्षय कुमार की कोई बात ही नहीं है बॉस। उनके परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है। वो चाहे किसी और जॉनरा में बढ़िया लगे ना लगे, लेकिन पैट्रियटिक जॉनरा में अक्षय कुमार का कोई जवाब नहीं। 2016 से अक्षय कुमार लगातार काफ़ी पैट्रियटिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो ये उनका एक और पैट्रियटिक फिल्म है और यहाँ भी उनका काम बहुत बढ़िया था। और ख़ासकर इस फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार जिस तरह से एनैक्ट करते हैं, जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीटी मार वाला क्लाइमैक्स है बॉस। उस क्लाइमैक्स में आप सीटी बजाते रह जाएंगे, बजाते रह जाएंगे, अपने आप को आप रोक ही नहीं पाएंगे। सच में बॉस, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो। मेरे दिल को तो बहुत छू गया ये कहानी। और मैं करण जौहर का, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, धर्मा प्रोडक्शंस उनका कंपनी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सी शंकरन नायर की कहानी हमें बड़े पर्दे में देखने को मिला है। इस आदमी के बारे में मुझे जानने का मौका मिला है इस फिल्म के ज़रिए, तो उसके लिए मैं करण जौहर और बॉलीवुड का शुक्रगुजार हूँ। तो आपको ये फिल्म डेफिनेटली हॉल में ही देखना चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल के बाहर अगर आप इसको एक मामूली टीवी में या मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा नहीं। तो ये फिल्म आप बेशक देखिए। और हाँ, आप में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी सिनेमा हॉल में देख चुके हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसा लगा है। और आप में से जिन लोगों ने इस फिल्म को अभी तक सिनेमा हॉल में नहीं देखा, मेरा दरख्वास्त है कि आप इस फिल्म को सिनेमा हॉल में ज़रूर देखें। पर हाँ, इस फिल्म का मैं एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में ज़रूर बात करने वाला हूँ, और वो है अनन्या पांडे। देखिए, अनन्या पांडे का कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया था। तो उनका कैरेक्टर का नाम है दिलरीत गिल। वो एक फीमेल एडवोकेट का यहाँ रोल निभाती हुई नज़र आ रही है और अक्षय कुमार के असिस्टेंट के तौर पर हम उनको देख रहे हैं। तो उनका कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया था। उनके ज़बान में भी बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग हमें सुनने को मिल रहा है। उनके ज़बान से बहुत बढ़िया डायलॉग्स भी हमें सुनने को मिला है। लेकिन यही डायलॉग्स और यही कैरेक्टर अगर हम किसी और एक्ट्रेस के ज़रिए अगर देखते तो और ज़्यादा अच्छा होता। अनन्या पांडे को एक्टिंग सीखना पड़ेगा बॉस। अगर ये करण जौहर इनका शुगर डैडी ना होता ना, तो इनको कोई फिल्म मिलना ही नहीं चाहिए था। कसम से इनको कोई फिल्म मिलना ही नहीं चाहिए था अगर करण जौहर इनका शुगर डैडी ना होता। और करण जौहर ने ऐसे कई नेपो किड्स को मौका देने का ठेका ले रखा है जिनको अभिनय करना बिल्कुल भी नहीं आता है, और इनमें से एक है ये अनन्या पांडे। बॉस, इससे हुआ नहीं है यार, इससे हुआ नहीं है। कितना बढ़िया कैरेक्टर दिया गया था उसे, मतलब इस मौके को भी डुबो दिया। बॉस, अनन्या पांडे ने अपने तरफ से निराश किया। उनके कैरेक्टर को कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया था और कितने बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स उनको दिया गया था। लेकिन अगर वो थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग कर लेती तो बॉस बेहतर होता, तो अच्छा होता। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है, आपका क्या कहना है अनन्या पांडे के एक्टिंग को लेकर, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो ही सकता है, पर मुझे तो अनन्या पांडे का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, इस फिल्म में बहुत जिंगोइज़म है, बहुत ऐसे फैक्ट्स भी है जिनको थोड़ा मतलब ऑल्टर करके भी दिखाया गया है। यहाँ एक जगह है जहाँ खुदीराम बोस को खुदीराम सिंह बनाया गया है, और उनका जो साथी था प्रफुल्ल चाकी, उनका भी एक अलग नाम था, कौन, बलविंदर सिंह या ऐसा कोई नाम था। मतलब इनको सब पंजाबी कैरेक्टर्स में बदला गया था। इन्होंने किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका हुआ था इंपेरियल सिनेमा हॉल के बाहर, ऐसा इस फिल्म में कहा गया। लेकिन एक्चुअली खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये वेस्ट बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे, और वेस्ट बंगाल का पहला शहीद था ये खुदीराम बोस। मात्र 19 साल की उम्र में वो और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मिलकर लॉर्ड किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम
फेंकने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो बम लॉर्ड किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर नहीं, एक बेकसूर औरत और उनके बच्चों पर आके गिरा था। और वो मुजफ्फरपुर हाई कोर्ट के बाहर वो घटना घटा था। तो ऐसे कई और फैक्ट्स हैं जिनको ऑल्टर करके दिखाया गया है, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के चलते ये चीज़ मुझे उतना गलत लगा नहीं है, क्योंकि बॉस इस फिल्म में पैट्रियटिज्म एकदम भर भर के था और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत बढ़िया लगा। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों का नाम बदल कर जिस तरह से इनको दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों बंगाली कैरेक्टर्स हैं, बंगाली लोग थे ये दोनों, और मैं खुद भी बंगाली हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा है एक्चुअली। तो खैर, मैं अपनी इस फिल्म को लेकर तो राय दे ही चुका हूँ। अब आप इस फिल्म को देखिए और अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा करके मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा ये जो छोटा सा चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।